गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लिनिक ज्ञान असली में और आपकी अपने वाले एफएम रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन को आपने ट्यून किया हुआ है। आप सुन रहे हैं आपका अपना हेल्थ वाला शो दिल्ली में स्थित स्मार्ट एनजीओ और रेडियो ज्ञान असली की साझा पहल के तहत इस कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य से जुड़ी पहलुओं पर बात करते हैं। हम एक स्वस्थ समाज बढ़ाने की ओर अपना अहम कदम बढ़ा रहे हैं। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी आरजे रति। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं राहुल विश्वकर्मा जी, जो कि हैं हमारे हेल्थ एंड मेडिसिन एक्सपर्ट। जी हाँ, जैसा कि उन्नति जी ने कहा कि वो एक अहम कदम बढ़ा रहे हैं और उनके साथ ही हम उनके कदम से कदम मिला रहे हैं ताकि हम अपने लिसनर्स को, श्रोताओं को बेहतर से बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ दे सकें बीमारियों और स्वास्थ्य से संबंधित। एक बार फिर जी हाँ जी, क्योंकि भाई इस वक्त गर्मियां काफी आपने कैसे कह सकते हैं कि चरम सीमा पर हैं। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और गर्मियों में बहुत सारी बीमारियां हुआ करती हैं। तो अगर आपको भी किसी बीमारी के बारे में जानना है या फिर आपको अपने हेल्थ को लेकर किसी चीज का भी डाउट है तो हमें कॉल कीजिए। हमारा कॉलिंग नंबर है 6393316429। इस पे कॉल करके आप डायरेक्ट हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में अपने सवाल हमें जरूर से भेजिएगा और हम तब तक आपकी तरफ चलते हैं। हाँ, और आपके सवालों के साथ साथ उन्नति जी के भी सवाल बस स्टार्ट होने वाले हैं और मैं आज पूछना चाहता हूँ कि किस टॉपिक पर आज आप सवालात करेंगी। मैंने आते ही बोला ना कि गर्मियां अपने चरम सीमा पर हैं और इस वक्त गर्मियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। हालांकि मैं किसी और चीज से परेशान हूँ, बट उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें चिकन पॉक्स शुरू हो चुका होगा। जी हाँ, चिकन पॉक्स शुरू हो चुका होगा और तरह तरह की भ्रांतियां भी शुरू हो चुकी होंगी फैलना। एक दो भ्रांतियां बताएंगी? जी हाँ, चिकन पॉक्स को एक बड़ी लेकर के भ्रांति है कि ये माता जी होती हैं, ऐसे पेशेंट्स के पास नहीं जाना चाहिए और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें मार्केट में देखने को मिलती हैं। लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें प्रिवेंटिव चीज़ों के लिए आप यूँ समझ सकते हैं कि एक गाइडलाइंस हैं जिसको एक दूसरी चीज़ बना करके पेश किया जाता है। बट फिर भी उनको कोई दवा नहीं देनी चाहिए। कितना भी तेज फीवर आ रहा हो, आप बिल्कुल उन्हें कोई दवा मत दीजिए। अंग्रेज़ी दवा नहीं देनी चाहिए, सिर्फ होम्योपैथिक दवा देनी चाहिए। आज इस पर हम लोग एक बहुत ही विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। वैसे आपको पता है, जब आपने माता जी का नाम लिया तो मुझे एक किस्सा याद आया जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था। जब मैं पढ़ रही थी तो पता चला था कि जब चिकन पॉक्स लोगों को हुआ था तो लोग पास नहीं जाने दे रहे थे। इंजेक्शन जब बने तो दिया नहीं जा रहा था। जी, लोग उसको दूर भगा रहे थे। तो जो डॉक्टर्स थे उन्होंने एक इलाज ढूंढा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो देवी में बहुत आस्था रखते हैं, वो ऊपरी शक्ति में बहुत आस्था रखते हैं। तो उन्होंने चिकन पॉक्स को नाम दिया, माता जी निकल आई है और ये उनका प्रसाद है। अगर ये नहीं लेंगे तो बीमार पड़ेंगे। ऐसी बहुत सी टेक्निक्स हमारे मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट और हमारे देश के वासी लगाते रहे हैं। काफी अच्छा है, इसका कभी कभी परिणाम भी देखने को मिल जाता है। जी हाँ, तो ये माता जी वहीं से फेमस हुई है और सच में इसकी दवा आज भी कई लोग नहीं करवाते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ नीम की पत्तियों से झाड़ लेना या फिर उस इंसान को आइसोलेट कर देना, एक कमरे में बंद कर देने से वो ठीक हो जाता है। अगर वो किसी के सामने आ गया तो कहीं उसे भी चिकन पॉक्स ना हो जाए। वैसे चिकन पॉक्स क्या सच में कम्युनिकेबल डिसीज है? हाँ, देखिए, है तो ये कम्युनिकेबल डिसीज 110% श्योर, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अब देखिए, जैसे उनके पास नहीं जाना, उनको साफ सफाई का ध्यान रखना, कई बार ऐसी भी चीज़ें हमने देखी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कि उनके साथ आप बैठ नहीं सकते हैं, उनके सामने आपको नीचे बैठना पड़ेगा, ज़मीन पर बैठना पड़ेगा। माता जी आई हुई है, चप्पल निकाल के आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, हम किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, बट ये बताना चाहते हैं कि वो एक पेशेंट से डिस्टेंसिंग करने का एक तरीका हो सकता है। बट इसको ही क्लियर करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी हाँ, मुझे कई बार ऐसा लगता है ना कि जब पेशेंट किसी चीज से परेशान हो पहले से, अगर उसके साथ लोग ऐसे व्यवहार करने लगे कि उसको हम छू नहीं सकते, उसे हम देख नहीं सकते, उससे बात नहीं कर सकते, वो एकदम अकेला पड़ जाता है, तो वो बीमारी से कम और उस फीलिंग से ज्यादा बीमार हो जाता है जो फीलिंग उसे लोगों के दूर हटने से हो रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको अगर सोशली आइसोलेट कर देंगे आप, तो मुझे भी लगता है कि काफी ज्यादा उसकी रिकवरी फेज में भी बहुत ज्यादा गिरावट आ जाती है। ये तो हम लोगों ने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान भी चीजों को देखा है। जी, मैंने भी यही चीज नोटिस की है कि छोटे बच्चे को भी अगर चिकन पॉक्स आ जाता है तो उसे उसकी माँ से दूर कर दिया जाता है कि नहीं आपको भी हो जाएगा। बट एक बच्चा जिसे अपनी माँ के पास सोने की आदत है, वो रात भर सिर्फ इसलिए रोता रहता है कि उसकी मम्मी उसके पास नहीं आ रही है। बिल्कुल ऐसी चीजें आती हैं। और देखिए, मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि देखिए, चिकन पॉक्स जिसको साधारण से स्मॉल पॉक्स या माताजी या चेचक के नाम से जाना जाता है, ये एक कम्युनिकेबल डिसीज है
पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होती है, एक से दूसरे लोगों को फैलती है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उन मरीज़ों को, जैसे कोरोना भी ऐसा था, लेकिन अब कोरोना में ऐसा तो नहीं कि जो उससे पीड़ित लोग हैं उनको हम सड़क पे मरने के लिए छोड़ दें। तो ऐसा नहीं कर सकते, उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, एक कमरे में भी रह सकते हैं अगर थोड़ा सा, एक लगभग 9-10 फीट की जो 3 मीटर की दूरी थी, अगर इतनी डिस्टेंस पे पेशेंट लेटा हुआ है तो आप बड़े आराम से वहाँ बैठ सकते हैं, नॉर्मली अपनी लिविंग बीइंग की चीज़ें कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मेरी जो कंप्लेन है वो लोगों को इस चीज़ से लेकर के है कि कई बार क्या होता है कि चिकन पॉक्स में जो डेथ होती हैं, जी वैसे तो मतलब आज इतना मेडिकल साइंस आगे है तो डेथ होना ऐसे बहुत कॉमन तो नहीं है, बट अगर कभी चिकन पॉक्स से डेथ होती है तो वो होती है हाइपर पायरेक्सिया से, यानी कि बहुत ही तेज फीवर की वजह से। और ये इसके पीछे की वजह क्या होती है? जी हाँ, देखिए कभी भी अगर आपको किसी भी तरह का वायरल, बैक्टीरियल, ठीक है, इन सब टाइप का अगर मेजर इन्फेक्शन हुआ है, तो जो हमारे बॉडी का मैकेनिज्म होता है, कॉक्स इनहिबिटर्स होते हैं, मतलब साधारण भाषा में समझिए तो जो इम्यूनिटी सेल्स होती हैं, इम्यून सेल्स व डब्ल्यूबीसीज होते हैं, उनकी तादाद हमारा शरीर बढ़ाने लगता है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि इम्यून सेल्स उनको डिस्ट्रॉय करते हैं जो बाहर के बैक्टीरिया वायरस हैं। तो उसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर राइज होने लगता है। जी हाँ। कई बार टेम्परेचर इतना ज़्यादा राइज हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि अगर आपका टेम्परेचर 106-7 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा, मैं फ़ारेनहाइट की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल मैं समझ रही हूँ। सेल्सियस में अगर हम बात करेंगे तो भैया वो आएगा 36 से 37 हमारा नॉर्मल होता है। उसके ऊपर जो जाता है वो फिर हम सोच सकते हैं कि ऐसे कि 104 डिग्री जो आप बोलते हो वो फ़ारेनहाइट में आता है। वो फ़ारेनहाइट में आता है। कई बार लोगों की कंफ्यूजन होती है, 104 डिग्री के बुखार पे तो खून बॉयल होने लग जाना चाहिए, क्योंकि 100 डिग्री पे तो वैसे भी पानी गर्म हो रहा है। हाँ, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस ना होकर के फ़ारेनहाइट होता है। तो कभी भी किसी का टेम्परेचर अगर 106-160 डिग्री के ऊपर चला जाए तो उसकी मौत विद इन 10-20 मिनट्स, 30 मिनट्स या 1 घंटे के अंदर हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर की वजह से। ओके। जी हाँ, तो कभी-कभी ऐसे जो रेगिस्तानी इलाकों में जो लोग फँसते हैं, उनकी जो डेथ होती है वो हाइपर पायरेक्सिया, यानी कि टेम्परेचर बहुत अधिक ज़्यादा होने के कारण उनकी डेथ होती है। अच्छा, ना छोटे बच्चों में डेथ देखी जाती है चिकन पॉक्स से। मैंने आपसे जैसे अभी बताया था कि उनको उनकी मम्मी से दूर कर दिया था, वो पूरी रात रोते रहते हैं, तो क्या रोने से भी फीवर इंक्रीज होता है? बिल्कुल, अगर आप कॉन्टिन्यूअसली रो रहे हैं तो इनफैक्ट आपको बहुत हाई ग्रेड, मतलब सपोज कि कोई सुबह से शाम तक रो रहा है, सुबह से शाम तक उसको ऐसी दिक्कत नहीं है, बट इंस्टेंट शाम को उसको बहुत हाई ग्रेड का फीवर आ सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है रोने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा बुखार आ सकता है, बहुत ज़्यादा बुखार आने की वजह से डेथ हो सकती है। ऑलरेडी बॉडी इतने सीवियर इन्फेक्शन से सर्वाइव कर रही है, तो जो बॉडी होती है वो नॉर्मल नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है कंडीशन। तो बिल्कुल लोगों की डेथ हो जाती है, हाइपर पायरेक्सिया से होती है। तो जो मेरा मेन कंसर्न है हमारे लिसनर्स से कि ध्यान रखें, कभी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने पर आप इन चीज़ों को बिल्कुल साइड में रख दें कि अंग्रेज़ी दवा नहीं करानी चाहिए, सुई नहीं लगवानी चाहिए। अगर आप कोई अंग्रेज़ी दवा खाते हैं तो इससे माताजी गुस्सा हो जाती हैं। माताजी बिल्कुल गुस्सा नहीं होती हैं। माताजी ये कहती हैं कि आप अपना इलाज कराइए, और माताजी ने ही इन डॉक्टर्स को भेजा है इस दुनिया में लोगों का इलाज करने के लिए। तो कभी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हो, अगर बहुत ज़्यादा फीवर, कभी-कभी एक चीज़ और मैं देखता हूँ, हेल्यूसिनेशन और ऐसे एबनॉर्मलिटी इन द बिहेवियर देखने को आपको मिल जाता है। मतलब पेशेंट से आप पूछेंगे आपका नाम क्या है, तो पेशेंट बताएगा मैं खाना खाने गया था, वहाँ मैं यहाँ चला गया। मतलब वो आप क्वेश्चन कुछ कर रहे हैं, वो आंसर कुछ कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन कभी भी अगर आपको देखने को मिल जाए तो वो होती है हाइपर पायरेक्सिया की। आप बिल्कुल उसको लेकर के जाइए। चिकन पॉक्स के कंडीशन में सुइयाँ भी लगाई जाती हैं, दवाएं भी दी जाती हैं, कई बार इसे दवाओं से जल्दी ठीक भी कर दिया जाता है। ओके, तो मुझे पहले ये बताइए, हम चिकन पॉक्स का नाम दिया क्यों गया है? देखिए, सबसे पहले तो आप इसको समझिए कि ये जो बीमारी है ये एक तरह के वायरस से होती है। जी। जैसा कि कोरोना वायरस आया था, हैजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, उसी तरह बर्ड फ्लू आया था। हाँ, कौन सा फ्लू? बर्ड फ्लू आया था, निपाह वायरस आया था चमगादड़ों में, ठीक है। तो ऐसे बहुत तरह के, स्वाइन फ्लू आ चुका है। उसी तरह ये एक तरह का वायरस है, और ये जो वायरस है इसका नाम है वैरिसेला ज़ूस्टर। इसको जरा हिंदी में ट्रांसलेट करें। देखिए, अब नाम को मैं कैसे ट्रांसलेट कर तो आप इसको आसान भाषा में बताएं ताकि मेरे लिसनर्स भी उस चीज को समझ पाए। वरना ऐसा होता है कि कई बार हम साइंटिफिक नेम तो बता देते हैं बट वो ऊपर से निकल जाते हैं कि क्या था, कौन सा वायरस। ठीक है, मैं इसको आसान भाषा में ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप समझ लीजिए कि इसका एक अंग्रेजी नाम है, और वो अंग्रेजी नाम है वैरिसेला ज़ूस्टर।
वेरिसिला जूस्टर। हाँ, मैंने थोड़ा सा अपने देसी टोन में उसको बोल दिया। तो वेरिसिला जूस्टर ये वायरस का नाम है। ओके। और ये चूंकि इस टाइप के जो वायरसेस थे जो जिसमें ब्लिस्टर्स निकलते थे, स्किन पर छाले निकलते थे। जी। यूजुअली आपको जो वायरल इन्फेक्शन थ्रोट वगैरह में देखने को मिलते हैं, आंखों में देखने को मिल जाते हैं, कई बार को फीवर वगैरह आ जाता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से। तो ये इस टाइप का वायरस जिसमें स्किन पर ब्लिस्टर्स निकलते हैं, छाले निकलते हैं, ऐसे चूंकि जो वायरसेस हैं वो सबसे पहले हमने कंफर्म किए थे चिकन्स में। ओके। ठीक है, ये मुर्गियों में पाए गए थे। ओके। तो इसलिए इसको जो है चिकन पॉक्स कहा गया, क्योंकि ऐसे वायरसेस जो जिसमें स्किन पर ब्लिस्टर्स निकलते थे वो मुर्गियों में पाए गए थे, इसलिए इसका नाम चिकन पॉक्स रखा गया। बल्कि ये वेरिसिला जूस्टर नाम के वायरस से ये बीमारी आपको होती है। ओके। तो ये बीमारी क्या मतलब जो लोग नॉनवेज खाते हैं और अगर चिकन में इस तरह की कोई बीमारी है तो वो उन तक ट्रांसफर हो सकती हाँ है? हाँ, देखिए ये बड़ा अच्छा आपकी जो क्यूरियोसिटी है मुझे बड़ी अच्छी लगी। देखिए जो लोग चिकन खाते हैं, वैसे अगर चिकन अच्छे से बॉईल कर दिया गया है, मतलब ठीक है, अच्छे से पका हुआ है, तो चूंकि वो वायरसेस जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, बट ड्यूरिंग हैंडलिंग प्रोसेस या प्रोसेसिंग करते वक्त, काटते वक्त, इन सब चीज़ों के वक्त, ऐसे कंडीशन में वायरल कंटामिनेशन होना, यानी इस वायरस से संक्रमण होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल होता है। और कई बार को जो बर्ड्स में है, बर्ड्स में ऐसे ही पाया गया था। और जब भी बर्ड फ्लू आता है, ध्यान रखिएगा, तब जब गाइडलाइन जारी होती है मेडिकल एसोसिएशन से कि चिकन वगैरह खाने वाले थोड़ा सावधान हो जाए। जी हाँ, वो ऐसा होता है। और वेजिटेरियन तो खुश हो रहे थे कि हम तो खाते नहीं है, आप झेलो। तो खुश हो रहे होते हैं, और भारत के कुछ नॉन वेजिटेरियंस भी खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि एक बार मेरे लाइफ में 1-2 बार ऐसी घटना हुई है जब किसी तरह का फ्लू जो है मार्केट में आया था, और उस समय में जो चिकन था वो 40 रुपए किलो और 60 रुपए किलो हो गया था मार्केट में। मतलब उसका दाम घट गया तो आप इसलिए खुश हो रहे हैं? नहीं, हम नहीं खुश हो रहे हैं, मतलब इसे जो नॉन वेजिटेरियंस थे वो खुश हो, जी वो खुश हो रहे थे, क्योंकि इतना सस्ते में खाने को मिल रहा है ये। ओके। जी हाँ। ठीक है, तो पहले मुझे ये बताइए, जिनको चिकन पॉक्स आता है उनके सिम्टम्स होते हैं कि उनको ब्लिस्टर पड़ रहे हैं, रैशेस हो रहे हैं, यानी कि छाले पड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये जो कई लोग ऐसे कहते हैं कि जो छाले हमें शरीर के ऊपर दिख रहे होते हैं चिकन पॉक्स में, वो बॉडी के अंदर भी होते हैं, यानी इंटरनल भी होते हैं, तो क्या ऐसा सच में होता है? देखिए, आप इसको समझिए कि वो जो छाले इसलिए निकलते हैं क्योंकि वो बॉडी के जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो उसके अगेंस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन बनाना स्टार्ट करती है, और चूंकि उन छालों वाली जगहों पे ये वायरसेस जाकर के इन्फेक्ट कर देते हैं। अब ये जब स्किन के बाहर किसी एक पार्टिकुलर जगह पे अगर इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो ये स्किन के अंदर भी किसी जगह पे इन्फेक्ट कर सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में जब बॉडी के इंटरनल कहीं पे इन्फेक्शन हो, तो बिल्कुल वहाँ पर अल्सर्स टाइप के या छाले टाइप के कुछ अपीयरेंस बिल्कुल हो सकता है, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। ओके, तो शायद इसीलिए जो चिकन पॉक्स जिनको हो जाता है, अक्सर वो खाना खाते टाइम कहते हैं कि हम खाना निगल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे गले में दर्द होता है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, दूसरी बात आप समझिए कि वायरल इन्फेक्शन के जो ज़्यादातर आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जी, वो सिम्टम्स आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, यानी कि सांस के लक्षण देखने को मिलते हैं। गले में खराश होना, जैसे कोविड में भी आप ध्यान देंगे तो गले में खराश होना, सांस फूलना, कफ का आना, खांसी आना, ठीक है, ये बेसिक सिम्टम्स जो रेस्पिरेटरी यानी कि श्वास वाली प्रणाली में हमारे जो इन्फेक्ट करते हैं। तो वो भी वायरस जो हमारे स्किन को इन्फेक्ट करता है, जिसके सिम्टम्स हमें स्किन पे अपीयर होते हैं, वो स्किन पे तो करता ही करता है, बट हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को और कई बार बॉडी के अदर इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रभावित कर सकता है। ऑल राइट, तो भाई चिकन पॉक्स के बारे में हमने बहुत जो मोटी मोटी जानकारी होती है आफ्टर ऑल वो ले ली कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ये अंदर भी होता है चिकन पॉक्स का नाम एक्चुअल में कहाँ से आया। मेरी क्यूरियोसिटी बहुत थी, मैं चिकन पॉक्स सुन रही थी, मैं सोच रही थी भाई ये क्या मुर्गियों से बला आ चुकी है एक नहीं। जब पहले मुझे कोई चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स बोलता था ना, मैं 2 घंटे बैठ के सोचती थी कि चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स में फर्क क्या है। बिल्कुल। फिर कई लोगों ने कहा नहीं दोनों सेम सेम होते हैं। फिर उसमें कई लोग मुझे बोलते थे हमें माता जी निकल आए। हम तीसरा घंटा मुझे इसमें लग गया कि अब माता जी कैसे निकल रही है, ये क्या बला है, नहीं है ना। मतलब उस वक्त मेरी एज इतनी ज्यादा नहीं थी और बड़े बड़े लोग आके जब ऐसे बड़े बड़े नाम लेते थे तो सोचने पे हम मजबूर हो जाया करते थे कि ये क्या है, क्यों हो रहा है। इसको मैम जब पढ़ाती थी तो फिर याद करना पड़ता था कि स्मॉल पॉक्स में ही हो रहा है, चिकन पॉक्स में ही हो रहा है, और फिर वहाँ दोनों मिक्स हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई हमने आज इसकी आपको भी पता चल गया होगा कि किस तरह से चिकन पॉक्स होता है और क्यों इसके गले में दर्द होता है। यानी कि अगर कोई आपसे कह रहा है कि मुझे गले में दर्द है तो क्यों है। एंड ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो चिकन पॉक्स में डेथ हो रही है वो अकॉर्डिंग टू राहुल सर
वो हाई फीवर की वजह से हो रही है। जी अगर हाँ। आपको बहुत तेज बुखार आ रहा है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके घर वाले आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप दवाइयां टाइम पर नहीं ले रहे हैं, तो उसमें डेथ होने की चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। जी हाँ, अगर बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है तो बिल्कुल कई बार डेथ हो जाती है पेशेंट्स की। और तो मुझे ये बताइए कि अगर किसी को चिकन पॉक्स है और वो ट्रीटमेंट भी नहीं करवाना चाह रहा है, उसे दवाइयों से डर लग रहा है, इंजेक्शन से डर लग रहा है, या फिर नहीं करवाना है, तो कैसे वो खुद को प्रिवेंट कर सकता है, कैसे खुद को ट्रीट कर सकता है घर पर? चलिए, अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से मेरे लिसनर्स को समझना चाहिए। क्यों ऐसा होता है कि मैक्सिमम चिकन पॉक्सेस लोग बिना ट्रीटमेंट के ही ठीक कर लेते हैं। आप ये भी देखेंगे कि कई लोग बुखार भी ठीक कर लेते हैं, कहते हैं इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। मैक्सिमम जो ऐसे लोग होते हैं जिनको चेचक या चिकन पॉक्स या वेरिसेला ज़ोस्टर, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, अगर वो हुआ है तो आप ये देखेंगे कि वो कोई दवा नहीं ले रहे हैं, कहीं नहीं इंजेक्शन लगवा रहे हैं, कहीं भी दवा कराने जा भी नहीं रहे हैं, और वो घर ही में कुछ दिन में धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि वेरिसेला ज़ोस्टर वाले वायरस का जो एंटीबॉडी होती है, मतलब जो उसकी दवा होती है बॉडी में, वो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। ओके, यानी हमारी बॉडी हर बीमारी की एंटीबायोटिक रखती है अपने पास, बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ की बना लेती है, कुछ की नहीं बना पाती है। ठीक है, और जिनकी नहीं बना पाती है वो वैक्सीनेशन से बनती है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मेरे लिसनर्स को भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो भी वैक्सीन्स होती हैं, जैसे कोरोना की वैक्सीन हो गई, चिकन पॉक्स की वैक्सीन हो गई, या पोलियो की वैक्सीन हो गई, ये एक्चुअली में वो वही वायरसेस होते हैं, बट मॉडिफाइड फॉर्म में। मैंने टीबी की जब बारे में हम बात कर रहे थे तो मैंने एक चीज देखी थी कि जो वैक्सीन टीबी की लगाई जाती है उसमें पहले से टीबी के वायरसेस होते हैं, बिल्कुल, वो जिंदा होते हैं, उन्हें बॉडी में डाला जाता है और वही आपके लिए काम कर रहे होते हैं। ये इसका मैकेनिज्म अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसका मैकेनिज्म मैडम ये होता है कि वो वायरसेस को मॉडिफाई किया जाता है, मतलब जो उसके अंदर वो पावर है जो आपको थ्रेट पहुंचा सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, उन चीज़ों को मॉडिफाई करके बदला जाता है और उसके बाद आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है जी। अब आपकी बॉडी क्या आती है, उस वायरस को आइडेंटिफाई कर लेती है, पहचान लेती है, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी उस टाइप का वायरस अगर आपके बॉडी में एंटर करे तो उसकी जो वो है, मतलब एंटीबॉडी है, वो पहले से हमारे बॉडी को पता रहे कैसे बनानी है। फॉर एग्जांपल मैं एक और बात आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा कि कोविड के बाद जो लोग ठीक हुए, उन लोगों से मेडिकल डिपार्टमेंट ने ये रिक्वेस्ट किया कि आप लोग प्लाज्मा डोनेट करिए। आपने बीच में देखा होगा कि बहुत से लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। प्लाज्मा इसीलिए डोनेट किया जा रहा था क्योंकि प्लाज्मा में वो एंटीबॉडीज होती हैं जो उससे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी बनाता है। तो उस प्लाज्मा को हम दूसरे पेशेंट के बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, दूसरे पेशेंट को चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, उसके बॉडी में भी वो एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं। अब मुझे ना एक और क्यूरियोसिटी हो रही है। जी हाँ, पूछिए। हाँ, चलिए, तो मेरा एक सवाल ये है, क्योंकि मैंने कभी कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप भी ना लगवाइए, आप जरूर लगवाइए। जी, हमारे इतने गंभीर शो क्लिनिक ज्ञानस्थली जैसा शो, अवेयरनेस जैसा शो, नारी सशक्तिकरण कराने वाली जो हमारी आरजे उन्नति मैम है, इट इज वेरी ग्लैड टू अनाउंस कि इन्होंने आज तक कोविड की वैक्सीन नहीं ली है। अब ये भी सुनिए, जब मेरे घर में कुछ लोगों को कोविड हुआ, मुझे भी कुछ सिम्टम्स कोविड के आए थे, बट मैं आपको बता दूं कि 4 दिन बाद वो सारे सिम्टम्स, मेरा जितना भी फीवर, कोल्ड, मुझे जो भी होता, टेस्ट नहीं आता, वो सब अपने आप रिकवर हो गया। जी, मुझे ना दवा लेने की नीड थी, ना फिर रेस्ट करने की, ना खुद को आइसोलेट करने की। मैंने खुद को दूर रखने की कोशिश भी की थी, बट क्योंकि वो सिम्टम्स अपने आप ही रिकवर हो गए और उसके बाद मुझे कोविड हुआ भी नहीं। इसके बाद जब मैं वैक्सीन लेने पहुंची भी थी तो वहाँ पे एक बार मैं आधार कार्ड भूल गई और दूसरी बार में वहाँ पे मिले ही नहीं। बड़ा ही अच्छा इनके साथ संयोग भी रहा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे जो है जिम्मेदार लोग हमको इन चीज़ों के बारे में। वो मेरे कॉलेज में आए थे और उस दिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे वैक्सीनेशन लगने वाली है, वरना मैं आधार कार्ड घर से लेकर आती। ठीक है, आपका एक्सक्यूज भी काफी स्ट्रांग है, आपके जो है इसके जैसा। ठीक है, आपकी क्यूरियोसिटी क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं? तो मुझे ये जानना है कि मुझे तो कभी वैक्सीन लगी ही नहीं, तब मेरी बॉडी ने कोविड के खिलाफ ये रिकवरी कैसे करी? जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया कि कई बार हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना लेती है और कई बार एंटीबॉडीज नहीं बना पाती है। अब इस पे भी आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये कितना स्ट्रांग है ये मायने रखता है। तो ये इस पे मैं पहले भी आपके प्लेटफॉर्म पे बता चुका हूँ कि कोरोना के जो वायरस थे उनका स्ट्रीम मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 90-95% लोगों तक पहुंचा।
जी। बट इसमें जो लोग इम्यूनिटी जिनकी स्ट्रांग थी वो नहीं मरे, और जिनकी इम्यूनिटी नहीं स्ट्रांग थी वो बेचारे मर गए। ओके, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए वैसे मेनली क्या-क्या करना होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत सी चीज़ें, अदरक, मुलेठी और गिलोय, अश्वगंधा, ऐसी तमाम सी चीज़ें। अदरक वाली चाय से काम चलेगा? हाँ, ये ऐसी तमाम सी चीज़ें बताते हैं लोग, लेकिन ये देखिए सिर्फ़ इस पे डिपेंड नहीं करता है, आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी है, आप कैसे खान-पान का पालन करते हैं, आपकी जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, आपका जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग है, जीनोम सीक्वेंसिंग, वो किस तरह से रही है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोगों के घरों में इम्यूनिटी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग होती जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, कई सारे पीढ़ियाँ जो बताते हैं कि कभी हमको किसी तरह की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी। इनफैक्ट बहुत सारे जो गंभीर बीमारियाँ जैसे टाइफॉइड हो गए, ऐसे भी बीमारियाँ बहुत से ऐसी इम्यूनिटी वाले लोग होते हैं जिनको होती हैं, बट उनका बॉडी खुद से उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी बना लेती है। ओके, तो भाई मेरे साथ ये जीन्स वाला किस्सा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरी नानी जो थी उन्हें डायबिटिक था, मेरी मम्मी को भी डायबिटिक है एंड मेरी मौसी को थायराइड है। तो मैं ये लाइन तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि मेरे जेनेटिक बहुत अच्छे हैं। हाँ, बट फिर भी देखिए आपको आपके पैटर्नल सीक्वेंसिंग की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हाँ, पापा बीमार हुए थे, जी, बट उनका भी इलाज चला। पहले तो नहीं थे, लेकिन बाद में जरूर हुए थे। बाकी मुझे किसी और का कुछ खास पता नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा नानी के साथ ही रही हूँ। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मजबूत इम्यूनिटी है आपकी। और इसके साथ एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो मैंने ये चीज़ क्लियर की कि जो वैक्सीन्स होती हैं वो उन्हीं वायरसेस से बनाई जाती हैं। तो कभी भी जब आप वैक्सीनेट कराते हैं तो आपकी बॉडी उन चीज़ों के अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाती है। समझ रहे हैं? तो हमारा जो मेन प्रश्न था कि कैसे ये लोग ठीक कर लेते हैं और हमें क्या करना चाहिए अगर किसी को वेरिसेला ज़ोस्टर या चिकन पॉक्स हो जाता है। तो ध्यान से समझिए, इसकी इम्यूनिटी ऑलमोस्ट लगभग 90-95 100% तक के लोगों की बॉडी बना लेती है। इस प्रोसीजर में लगभग 14-15 दिन का टाइम लगता है। तो देखिए, अच्छा एक चीज़ और मैं बताता हूँ, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एंटीवायरल्स देने के बाद, सपोज़ कि आपको सिम्पटम्स अपीयर होने लग गए, आपको फीवर आ रहा है, नौज़िया, वॉमिटिंग हो रही है, ब्लिस्टर्स भी अपीयर होने लग गए हैं, तो कई बार डॉक्टर्स एंटीवायरल्स चलाते हैं, ठीक है? जैसे आपने एसाइक्लोविर और ऐसे एसीविर, ऐसे तमाम तरह के एंटीवायरल ड्रग्स आते हैं जिनको चलाते हैं, लेकिन उसके बाद भी देखने को ये मिलता है कि एंटीवायरल थेरेपी देने के बावजूद भी पेशेंट को रिकवर होने में लगभग वो 10 से 14 दिन का समय लग गया। जी। मतलब अगर आपने दवाइयाँ ली तब भी 10 से 14 दिन लग गया, दवाइयाँ नहीं ली तब भी 10 से 14 दिन लग गया। तो ओवरऑल मतलब जो मेडिकल साइंस है वो इस नतीजे पे पहुंचा कि वेरिसेला ज़ोस्टर का एंटीवायरल लेना बहुत ज़रूरी नहीं है। ओके। मतलब आपको वेरिसेला ज़ोस्टर हो गया, जैसे सपोज आपको टीबी हो गया, तो आपको एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स लेना ज़रूरी है। जी। आपको लेना ही पड़ेगा। 99% केसेस में पेशेंट रिकवर नहीं कर पाते बिना उनके, ठीक? बट वेरिसेला ज़ोस्टर के संक्रमण में आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एंटीवायरल्स लें। अगर कंडीशन ठीक है, बहुत हाई ग्रेड फीवर, हैलुसिनेशन जैसा हाई फीवर में बहुत ज़्यादा बॉडी पेन अगर नहीं हो रहा है ब्लिस्टर्स वगैरह की वजह से, इन सब चीज़ों में दिक्कतें अगर नहीं आ रही हैं, तो आपको एंटीवायरल्स लेना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं होता है। और यही रीज़न होता है कि 90% लोग चिकन पॉक्स को, चेचक को बिना दवा के ठीक कर लेते हैं। ओके। और दूसरी बात मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगा, जो आपने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जो बेसिक सिम्पटम्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको फीवर आ रहा है तो आप चेचक के दौरान पीसीएम ले लीजिए, ठीक है? PCM? हाँ, अगर आप बाकी दवाइयाँ नहीं लेना चाह रहे हैं जो आपने अपने क्वेश्चन में PCM की फुल फॉर्म? हाँ, पैरासीटामोल, जिसको डोलो, कैलपॉल, इन सब के नाम से हम लोग जानते हैं, और जिसका एडल्ट डोज यूजुअली 650 mg होता है, ठीक है? तो 500 mg से लेके 650 mg अपने शरीर के वजन के हिसाब से आप ले लीजिए अगर आपको फीवर आ रहा है। अगर आपको दर्द हो रहा है, जैसे मान लीजिए ब्लिस्टर्स में पेन हो रहा है, तो इसके लिए आप जो नॉर्मल पेन किलर जैसे ज़ीरोडॉल पी, ठीक है? आइबुजेसिक पी, डाइक्लोटाल जैसी टैबलेट्स जो होती हैं, जो भी नॉर्मल ओटीसी पेन किलर्स होती हैं, आप नॉर्मल मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। उन सभी दवाओं का सेवन आप कर सकते हैं। दर्द हो रहा हो तो कोई दर्द की दवा, फीवर आ रहा हो तो पैरासीटामोल, डोलो या कैलपॉल, जिस भी नाम से आप जानते हो, उनको आप ले सकते हैं। मतलब उसको झेलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप एंटीवायरल्स नहीं ले रहे तो कोई बात नहीं है, वो चलेगा। हाँ, अगर 14-15 दिन के ऊपर भी ब्लिस्टर्स आपके एज इट इज़ बने हुए हैं, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तब आपको मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है। ओके जी। तो भाई, क्योंकि हम हर बात करते हैं बीमारियों की, और बीमारियों में हमें हर चीज एक ही चीज निकल कर आती है कि अगर आपकी आर्मी स्ट्रांग है तो आपकी कंट्री सेफ है।
जी हाँ, बिल्कुल। यानी कि अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आपका शरीर सुरक्षित है। जी, सुरक्षित है। तो हम इम्यून सिस्टम पर बात करते हैं हमेशा से कि इम्यून सिस्टम को हम वर्कआउट से इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम रेगुलर वर्कआउट करते हैं, हम अगर अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छे विटामिन मिनरल्स अपने खाने में शामिल कर रहे हैं, तो हमारी इम्यून सिस्टम ऑफ कोर्स अच्छी होने वाली है। जी। तो मुझे एक बात ये पूछनी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं और जो ये हमारे जब मदर प्रेग्नेंट होती है, डिलीवरी करती है, उसके बाद एक लाइन आती है कि 6 महीने तक माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जहां तक मैंने माइक्रोस्कोप से ब्रेस्ट फीडिंग के जो मिल्क होते हैं उसको देखा था, तो उसमें मैंने कुछ इम्यून सिस्टम के पार्टिकल्स देखे थे जो मदर से बच्चे में ट्रांसफर होता है। एग्जैक्टली। तो क्या वो भी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में मदद करता है छोटे बच्चों के लिए? ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बहुत ही जो डीप थिंकिंग रखते हैं इस डिपार्टमेंट में, उन्हीं के दिमाग में ऐसा प्रश्न आ सकता है। ध्यान से समझिए, जब भी माँ का जो दूध होता है वो बच्चे को पिलाया जाता है। जी। आपने ये भी कहा कि 6 महीने तक माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ इम्यूनिटी नहीं, मोर देन 70 to 80%। मैं तो भाई एक ड्रॉप से चेक किया था, मैं माइक्रोस्कोप लेके बैठी थी, मुझे मिला तो मैंने कहा नहीं मैं तो चेक करूंगी कि देखो उसमें क्या क्या होता है। तो उसमें मुझे इम्यून सिस्टम भी दिखा है, उसमें सेल्स दिखे और वो ट्रांसफर होते दिखे, मुझे खुशी भी हुई। हाँ, तो देखिए जो मदर का मिल्क होता है बेबी के लिए, उसमें बहुत से मतलब मोर देन 70 to 80% जिन जिन बीमारियों की इम्यूनिटी उस माँ की बॉडी ने डेवलप किए होंगे, जी, उन बीमारियों के एंटीबॉडीज मतलब वो जो उनको डिटेक्ट करती हैं और उनके अगेंस्ट जो एंटीवायरल्स और ये सारी चीज़ें बनाना स्टार्ट करती हैं, वो एंटीबॉडीज उस मिल्क द्वारा ट्रांसफ़र होता है। अगर जैसे कि मदर को टीबी का, पोलियो का, इस सबका वैक्सीन लगा हुआ है, उनकी बॉडी में सबकी एंटीबायोटिक्स हैं, तो वो बच्चे को मिल्क के जरिए ट्रांसफर होंगी। हाँ, देखिए अब ये अच्छा प्रश्न है। जैसे आपने कहा टीबी या पोलियो का, देखिए पोलियो का अगर उन्होंने वैक्सीनेशन हुआ है उनका बचपन में, जो कि एज इट इज लगभग सबका होता है, एटलीस्ट हम लोग की जनरेशन से तो सबका हुआ ही होगा। वो 2 बूंद जिंदगी की तो हर किसी को मिली, मेरा टेस्ट खराब किया है। उसके पहले की जो जनरेशन रही है उसमें कई बार बहुत से लोग जो है वो ये समझ करके ये नहीं कराते थे कि ये नसबंदी करने के लिए कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे बच्चे नहीं पैदा होंगे। कई इनफैक्ट ये अवधारणा हमको यहाँ कोविड वाले केस में भी सुनने को मिली थी। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जो ये दावा कर रहे थे कि नहीं, ये वैक्सीन अगर आप लगवा लिए तो आप फिर रिप्रोडक्शन करने के लायक नहीं रह जाएंगे, आप नपुंसक हो जाएंगे। मतलब इस तरह की जो भ्रांतियाँ हम लोगों को हमारे फील्ड में देखने को मिलती हैं। थोड़ा हम लोग एंजॉय भी कर लेते हैं इन्हीं सब चीज़ों को। तो देखिए जो आपने कहा पोलियो, अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि पोलियो की एंटीबॉडीज भी उस मिल्क में ट्रांसफ़र होंगी, लेकिन चूंकि जब हम लोगों ने इसकी स्टडी की तो हमने पाया कि जो कॉमन बीमारियां हैं लाइक कोल्ड एंड फीवर, हाँ कोल्ड फीवर और भी बहुत तरह की बीमारियां जो कॉमन नहीं है, रेयर है, उनसे तो ट्रांसफ़र हो जाता है। बट हाँ, कुछ तरह की बीमारियां ऐसी पाई गई जिसमें ये पाया गया कि उसमें हम मदर के द्वारा ट्रांसफ़र हुई एंटीबॉडीज़ पे डिपेंड नहीं रह सकते। पोलियो का टीकाकरण हमें कराना ही कराना है, हर न्यू बॉर्न को कराना है। उसकी मदर को हुआ है नहीं हुआ है इससे मतलब नहीं है, मतलब हम उस पर डिपेंड नहीं रह सकते। बीमारियों की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा रहती है, तो इसलिए जो भी पोलियो होता है या फिर और भी जो टीके BCG वगैरह के टीके लगते हैं, इनके लिए हम मदर की एंटीबॉडी पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं, हमें हर न्यूबॉर्न को वो वैक्सीनेशन देना पड़ता है। ओके, तो हम ये बात समझ गए हैं। और जहां तक मुझे अब पता चला है आपसे इतने शो के दौरान में कि बीमारियां जो होती हैं वो भी अब जेनेटिक हो चुकी हैं। कैंसर जैसी बीमारी भी आपके DNA से ट्रांसफर हो रही है। आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है ये बात आज क्लियर हो गया कि अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है तो हो सकता है आपकी आने वाली जनरेशन को कोई बीमारी जल्दी ना लगे, अगर कोई नई बीमारी नहीं आ रही है तो। बिल्कुल। तो यानी कि आप अपनी इस लाइफ में, यानी कि अभी आप अपने प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, खुद का कैसे ख्याल रख रहे हैं, ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है। जी हाँ, मतलब अपना ही नहीं, आपके आने वाले उन बच्चों का भी ख्याल रखने वाला है जिनके बारे में अभी आपको कोई खबर ही नहीं है। बिल्कुल। तो मैं अपने टीनेजर्स को एक बात बहुत गौर से कहना चाहूंगी, भाई अगर आप जिम नहीं करते हैं और आपने ऐसी ऐसी हरकतें पाल रखी हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं, आपको खुद भी पता है, घर वाले डांट रहे हैं, तो अपने लिए ना सही
इस फ्यूचर के लिए तो जरूर खुद को प्रोटेक्ट करके रखें। बिल्कुल बिल्कुल, एटलीस्ट अपने लिए ना सही, अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए। खैर अभी आप ही एकदम न्यू जनरेशन है, लेकिन आप भी अपनी आने वाली जनरेशन के लिए इन चीज़ों में बिल्कुल सुधार करने का प्रयास करें, है ना। वो कई लोग हमसे मिलते हैं और उनसे कहेंगे कि नहीं ये मत खाओ वो मत खाओ, इसमें इतनी कैलोरीज हैं और सारी बेकार कैलोरीज है, तो हमसे कहते हैं कि तुम ज्यादा डॉक्टर मत बनो, मरना वहीं पर है, जितना उम्र लिखी है उतने में ही मरेंगे, क्या कर लोगी, ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसे करके कुछ हो नहीं जाता। बट मुझे एक चीज अभी तक समझ में नहीं आई कि भाई एक होता है कि आपको एक सर्टेन एज के बाद आपको डेथ होनी ही होनी है, एक वो होता है कि आप दवाइयां खाए जा रहे हो, वेंटिलेटर पे लेटे हुए, वो वाला कंडीशन आपको क्यों चाहिए? बिल्कुल क्यों चाहिए। अपने तरफ से प्रिवेंशन प्रिकॉशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक बार आंख खोल के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कैंसर वगैरह के केसेस, मतलब हार्ट अटैक के केसेस, ब्रेन हेमरेज के इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो मतलब हमने सोचिए अपनी ही जनरेशन में देखा है। जब मैं अपने टीन्स में था, 19 और 17 18 और इसके पहले, जब लगभग 10-12 साल की एज से बच्चा चीज़ों को समझने लगता है, मैं थोड़ा और पहले से समझने लगा था, तो मतलब आज के लगभग 15 साल पहले या 20 साल पहले मैंने चीज़ों को देखा था, तो मुझे हार्ट अटैक और कैंसर ये मतलब बहुत मिनिमल सुनाई देता था, बहुत ही ज़्यादा। आज तो मतलब ऐसा कॉमन हो गया है कि मुझे लग रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऐसे कैंसर के पेशेंट हैं। हर मुझे लगता है हर कॉलोनी में मुझे लगता है एक ना एक दो पेशेंट जी, एक्चुअली में ऐसा होता जा रहा है। यहाँ तक कि जो न्यूबॉर्न बेबी हो रहे हैं उन्हें भी अब डायबिटिक होने लगता है। हाँ, लोग सोचते हैं कि अरे ये तो बच्चा है, अभी तो अभी 2 महीने के बच्चे को डायबिटिक है। बिल्कुल, मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, डायबिटीज एज की बीमारी नहीं है, दिस इज अ मेटाबॉलिक डिसीज। ये एक तरह की मेटाबॉलिक बीमारी है, किसी भी एज फैक्टर में हो सकती है, किसी भी जेंडर को हो सकती है, कभी भी हो सकती है। मैंने खुद अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मुझे लगता है कि 2 या 3 बच्चे ऐसे देखे हैं जो 10 साल के अंदर के थे और वो डायबिटिक थे, उनका ट्रीटमेंट भी किया है। जी, वही मैं भी कह रही हूँ कि आजकल बच्चों को डायबिटिक देखने को मिल रहा है, यानी कि पहले तो हमें सिर्फ उनको मिलता था जो 40 के पार हो चुके हैं, उनमें सुनने में आ रहा था कि भाई इनको डायबिटिक है, इनको मीठा मत दीजिए। जी हाँ। अब ये होता है कि मम्मियाँ जो होती है वो बेचारी इतनी परेशान होती है कि बच्चों को चॉकलेट मत देना, बच्चों को टॉफी मत देना, मतलब उनको डायबिटिक हो जाएगा। और पहले तो केवल दांत सड़ जाएंगे यही कहने सुनने को मिलता था, अब तो डायबिटिक हो जाएंगे, ये सारी चीजें भी सुनने को मिल जाती हैं। जी बिल्कुल। खैर लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक और उसके बाद आते हैं जानते हैं चिकन पॉक्स में हमें क्या चीजें करनी चाहिए। जिनको चिकन पॉक्स नहीं है या फिर किसी के घर में किसी को चिकन पॉक्स है तो उसे कैसे ट्रीट करना है, खुद को कैसे बचा के रखना है, क्योंकि आपने कहा कम्युनिकेबल डिसीज है, ये फैलेगी, तो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सारी जानकारी लेते हैं बट एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर। स्टे ट्यून्ड। आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी आरजुरती मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त राहुल विश्वकर्मा जी, जो कि हैं हमारे हेल्थ एंड मेडिसिन एडवाइजर। जी हाँ, और आज हम चिकन पॉक्स पे तमाम चीज़ों पर एडवाइस दे रहे हैं आपके साथ, आपके अपने फेवरेट वाले शो में। जी हाँ, तो इससे पहले कि हम चलें अपने मेरे सवालों की तरफ, हम चैट बॉक्स में एक बार चल लेते हैं जो मैसेजेस आए हैं। जी हाँ बिल्कुल, हमारे लिसनर्स के सवालों के जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जल्दी से आप लोग वापस से एक बार एक्टिव हो जाइए, क्योंकि अब हम आ रहे हैं आपसे 1 to 1 बात करने के लिए। जल्दी जल्दी कमेंट्स में स्टार्ट करिए और पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं हमसे, अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग या जिन भी चीज़ों के बारे में आप पूछना चाहते हैं। तो कमल नयन जी का मैसेज आया था, डॉक्टर साहब नमस्ते, मैम साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते आपको भी और स्वागत करते हैं आपका। जी हाँ, क्लिनिक ज्ञान असली में के गुप्ता जी लिख रहे हैं, डॉक्टर सर आर्जुनदी मैम जी नमस्कार। नमस्कार आपको भी। शिद्दत लिख रहे हैं गुड इवनिंग आर्जुनदी एंड राहुल सर, गुड इवनिंग टू यू। गुड इवनिंग और के गुप्ता जी को भी नमस्कार। जीत कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू यू। आपकी बात पर उन्हें हंसी आ रही है कि खुश हो रहे हैं कि चिकन सस्ता हो गया। अच्छा ठीक है, तो अभी फिलहाल ऐसे तो कोई वायरस जो बर्ड फ्लू वगैरह नहीं आया है, वेट करिए इन चीज़ों के आने का। आ जाएगा हर साल आता है एक्चुअली लेकिन फिर भी हम ये कामना करते हैं कि चिकन भले ही ना सस्ता हो लेकिन ऐसा कोई वायरस ना आए। जी आप बिल्कुल, मैं भी नहीं चाहती भाई कि मेरे कोई भी लिसनर बीमार पड़े। एंड इसी के साथ शिद्दत जी लिख रहे हैं कि मैम आज का टॉपिक अच्छा है, थैंक यू सो मच। कलम शेख जी हमारे साथ जुड़े हुए लिख रहे हैं गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग टू यू। इरफान शाह सर ने उन्हें रेडियो से जोड़ा है एंड नाइस जानकारी लिखा है, गुड इवनिंग बोला है एंड साथ ही में बोला है कि उनका नाम भी बोल दीजिए। ठीक है जरूर, मैं आपका नाम बिल्कुल बोल के जाऊंगी यहाँ पर। शिद्दत जी लिख रहे हैं वेरी नाइस शो और आप तो कमाल के हो, आपका फैन होने पर गर्व है हमें।
तो शिद्दत जी सबसे पहले तो ये क्लियर करें कि किसके फैन है, क्योंकि इसका क्रेडिट तुरंत उन्नति मैम लेकर के बैठ जाती हैं। एक्चुअली वो मेरे ही फैन है, क्योंकि वो मेरे हर शो में मौजूद रहते हैं। चलिए ठीक है भाई, इसका भी चलिए कोई क्रेडिट बात आपको नहीं। ही जाता है। एक्चुअली उन्होंने लिखा है कि आपके फैन होने पर, यानी कि हम दोनों के फैन हैं हम, ऑफ कोर्स। चलिए थोड़ा सा क्रेडिट आपने हमको दान में शेयर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही गहराइयों से हृदय के हमारे। Okay, thank you so much. And शिद्दत जी लिख रहे हैं कि amazing questions and awesome answer, informative show, ma'am and sir. You both are doing amazing work. Thank you so much. जी हाँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, और भी लोगों को हमारे साथ जोड़िए, और ऐसे ही ढेर सारे अपने जो सवाल हैं, प्रश्न हैं, एकदम बेझिझक होकर के हमसे पूछिए। ये 1 घंटे आपके लिए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हम आते हैं। जी हाँ, हम तो हमेशा आप ही के लिए आते हैं। जी हाँ, इसीलिए सारा क्रेडिट भी ले जाते हैं। जितने मैक्सिमम मेरे भी शो में क्रेडिट्स आते हैं, वो भी सारा यही बटोर ले जाते हैं। अच्छा ठीक है, अगली बार से हम सबको बता दिया करेंगे। जी। तो आज हम बात कर रहे थे चिकन पॉक्स के बारे में। हमने चिकन पॉक्स की मेनली सारी मोटी मोटी बातें जान ली हैं। अब हम थोड़ी सी गहराई में जानते हैं कि चिकन पॉक्स अगर किसी को हो गया है तो उसे खाने में क्या चीजें देनी चाहिए। देखिए, जब भी हमको वायरल इन्फेक्शन होता है, तो चूँकि जो ठंडी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। फ्रूट्स का सेवन करते रहना चाहिए। कुछ विशेष तरह के फल जैसे हो गए, आम हो गए और केला हो गया, इन चीज़ों को यूजुअली अवॉइड करें। जो भी विटामिन सी साइट्रस फ्रूट्स और सेब हो गया, अनार हो गया, ऐसे जूसी फ्रूट्स होते हैं, उनका आप सेवन करिए। हरी-हरी साग सब्जियां खाइए, और साथ ही में जो कुछ बेसिक प्रोटोकॉल वाली चीज़ें हम जानते हैं, जो घरेलू नुस्खे हम जानते हैं कि गिलोय, मुलेठी, अदरक, सौंठ, ठीक है, जीरा, काली मिर्च और ये सारी चीज़ें जो कि आप हमसे बेहतर, आपकी जो घरों में माएँ हैं, दादियाँ हैं, वो बेहतर बता सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे टाइम स्पेंड करना ठीक होगा मेरे लिए। तो वो काढ़ा वाली चीज़ों का सेवन करते रहिए, बिल्कुल इससे आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। तो इन चीज़ों का सेवन करें। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला सीन होता है कि ऐसे पेशेंट के पास जाना नहीं है, देखिए उसे एक अच्छी दूरी बना करके आप बैठ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ टाइम बिता सकते हैं। बस उनके बॉडी से टच नहीं करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखनी है। ऐसे समय पे आप उनसे दूर मत जाइए, उनको एकदम आइसोलेट मत करिए, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके बैठिए, बात करिए, टाइम स्पेंड करिए। इससे काफ़ी ज़्यादा उनको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, और इससे आपको भी किसी तरह का मतलब संक्रमण नहीं होगा। तो इससे बचने की कोशिश करें, और बाकी खान-पान की चीज़ों में नॉर्मल चीज़ें जैसा कि मैंने बताया। अच्छा ये बताइए जी। कुछ लोग जो होते हैं, जो चले भी जाते हैं चिकन पॉक्स जिनको होता है उनके पास भी, लेकिन उन्हें कभी भी नहीं होता चिकन पॉक्स, क्यों? चलिए, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको अपनी ही एक छोटी सी स्टोरी बहुत कम समय में शेयर करता हूँ। जब मैं गोंडा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट लिमिटेड हॉस्पिटल में एज एन इमरजेंसी इंचार्ज के पद पे काम करता था। ये बात है सन 2020 की, जब नया नया कोरोना आया ही था। तो उस समय में चूँकि किसी भी तरह का अगर फीवर होता था पेशेंट्स को, तो पेशेंट्स को नहीं लिया जाता था। सिर्फ और सिर्फ कोविड अप्रूव्ड जो हॉस्पिटल्स थे, वही केवल कोरोना के पेशेंट्स को या उन पेशेंट्स को ले रहे थे। तो ऐसे में हमारे पास एक महिला पेशेंट आई, जिसकी एज लगभग रही होगी 30 वर्ष, और वो एक दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में, मैं नाम नहीं ले सकता, वहाँ पर गई, और वहाँ पर उसे भगा दिया गया। उनको एडमिट नहीं लिया गया। ये एटिया थोक के आसपास की कोई महिला थी। उसके बाद फिर जब वो हमारे पास आई, तो मैंने अपने सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट किया, और उनसे मैंने इसकी परमिशन ली कि सर मुझे इसको एडमिट लेने दीजिए, इसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो बियॉन्ड द प्रोटोकॉल, मतलब अपने जो गाइडलाइंस थी, मैं उसके पार जा करके मैंने पर्सनल कैपेसिटी में उसको एडमिट किया। उसको लगभग 5-6 दिनों तक हमने ट्रीटमेंट दिया, कुछ तरह के एंटीवायरल्स, IV फ्लूइड्स और ये चलाया। और जब वो महिला आई थी तो एकदम बेहोश हालत में आई थी। और उस समय जो मेरे सीनियर डॉक्टर थे, उन्होंने मुझको ये वार्निंग दी थी कि नाउ यू आर गोइंग टू बी अफेक्टेड विद चिकन पॉक्स, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम अभी इससे अफेक्ट होने वाले हो, तुमको भी चिकन पॉक्स होने वाला है, लेकिन इससे अलर्ट रहो। फिर भी मैं अलर्ट भी हुआ, मैं उसके लिए काफ़ी चीज़ें प्रिपेयर भी कर रहा था कि अगर मुझे होता है तो मैं कैसे क्या करूँगा। बट मुझे कोई सिम्टम अपीयर नहीं हुआ। 5 डेज़, 10 डेज़, 15 डेज़, उसके बाद 20 डेज़ भी बीत गए, जितने में सिम्टम्स आ ही जाते हैं, और फाइनली मुझे कोई सिम्टम्स नहीं आए। देखिए, ये मैटर सिर्फ और सिर्फ आपकी इम्यूनिटी का है। जितना इम्यूनिटी आपकी मजबूत होगी, उतना ही ज़्यादा बीमारियों से लड़ने की आपको क्षमता होगी। जबकि मैंने अपने
मतलब कैसे हाथ कह सकते हैं अपने, विदाउट ग्लव्स ऐसे हाथों से मैंने उसको टच किया था, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, काफ़ी ज़्यादा उसको देर तक काउंसिल किया था, उसको इंजेक्शंस लगाई थी, बट फिर भी मुझे ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो जी। ये सारा मैटर आपकी इम्यूनिटी का है। आपकी इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग, उतना ज़्यादा कम आपको इन्फेक्शन का खतरा है। ओके ओके ओके। तो एक बात बताइए, जैसे लोगों के घरों में मैंने जब देखा है किसी को चिकन पॉक्स होता है तो उसके घर में कई लोग कहते हैं कि जब तक ये चिकन पॉक्स मेरे किसी भी फैमिली मेंबर को रहेगा, हम घर में तड़का नहीं लगाएंगे। हाँ, इसके पीछे का क्या रीजन है? देखिए मैंने यही कहा कि बहुत सारी गलतफहमियां भी होती हैं। तड़का नहीं लगाएंगे, हल्दी वगैरह खाने में नहीं डालेंगे, इससे कोई बहुत, बल्कि हल्दी तो मुझे लगता है कि बॉडी में जाके इम्प्रूव ही करती है चीजों बिल्कुल को। बिल्कुल, बहुत सारी एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटी वायरल एक्टिविटीज़, इनफैक्ट एंटी कैंसरस तक की उसमें प्रॉपर्टीज़ पाई गई हैं हल्दी में। जो हल्दी का कंपोनेंट होता है करक्यूमिन, तो करक्यूमिन में कैंसर तक की जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। बट ये चीज़ें कही जाती हैं, फिर मैं देखिए बताना चाहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सब भ्रांतियों में मत पड़ें। अंग्रेज़ी दवा नहीं कर सकते, पेशेंट को नहीं छू सकते, वहाँ नहीं जा सकते, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, बट जो कि सही नहीं होती हैं। इन भ्रांतियों में आप ना पड़ें, आप चीज़ों के लिए अलर्ट रहें, प्रिकॉशन लें, थोड़ा सा आइसोलेशन का भी आप कर लें, बट ऐसी भ्रांतियों में बिल्कुल भी ना पड़ें। ओके। अच्छा, तो जिनको मतलब मैं आपको बता रही हूँ जिनको चिकन पॉक्स है और आपने जैसे कहा कि अंदर भी ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, तो उन्हें हम स्पाइसी खाना नहीं दे सकते। उन्हें मतलब बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल, बहुत ज्यादा लाइट वेट फूड देना चाहिए, राइट? हाँ बिल्कुल, है ना? जी। इसीलिए शायद लोग कहते हैं कि हम तड़का नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो हाँ, कहीं ना कहीं तीखा हो जाता जी है। तीखा हो जाता है, और उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में स्वेटिंग ज़्यादा होगी, स्वेटिंग से फिर उन ब्लिस्टर्स में जलन ज़्यादा होगी, Itching भी होती itching है। भी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए कहते हैं कि आप सादा से सादा भोजन करने का प्रयास करें। मिर्चा मसाला, तीखी चीज़ें, इन सब चीज़ों का सेवन ना करें, क्योंकि आपकी समस्याओं को थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है। ओके, तो मुझे अब लगता है कि हमारा वक्त हो गया विदा लेने का। खैर, आज का शो मुझे काफी पसंद आया। चिकन पॉक्स के बारे में हमें काफी सारी जानकारी मिली आपसे। मेरी क्यूरियोसिटी जो थी वो टॉप लेवल पर होती है हर बार। जी हाँ, एंड इस बार भी मेरी क्यूरियोसिटी में काफी चीजें आपने बहुत ज्यादा मदद की। मुझे पता चला कि इम्यून सिस्टम जो होता है वो खुद आपके लिए एंटीबॉडी तैयार करता है, हालांकि बस आपको उसको समझने की जल्दी है। आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है कि नहीं करना है, ये आपके हाथों में है ना? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे हाथों में नहीं है। हाँ, ये आपके हाथों में है। अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा खाना, हेल्दी बीइंग की जो परफॉर्मेंस होती है, प्रैक्टिस होती है, उन चीज़ों को आप करते रहिए, आपकी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी। जी, तो भैया इसी चीज का रखिए अपना ख्याल, अपना भी ख्याल रखिए, अपने दूसरों का भी ख्याल रखिए। जिनको चिकन पॉक्स हुआ है उन्हें खुद से दूर करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखिए। बाकी दवाइयां जरूर दीजिए, नहीं भी देते हैं तो जैसा आपने बताया कि पैरासीटामोल दीजिए उन्हें। हाँ, जो सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर जैसे बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है तो आप कोई एक एंटी एलर्जिक दे सकते हैं। अगर फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल दे सकते हैं। अगर पेन हो रहा है तो जो आइबुप्रोफेन पी या ज़ीरोडॉल पी, जो बेसिक दवाइयाँ होती हैं जिनको आप नाम से जानते हैं, इनको आप दे सकते हैं, ताकि उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। जी हाँ, और इसी के साथ अब हम लेते हैं आपसे इजाजत। फिर मुलाकात होती है अगले संडे लेकर एक बहुत ही कमाल का एपिसोड अगेन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, बने रहिए मेरे साथ आपकी अपने वाले एफएम रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। आप सुन रहे थे क्लिनिक ज्ञान असली, सेहत सही लाभ गई कि इस बेहतरीन वाले शो में मैं थी आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी आरजे रति। मेरे साथ थे मौजूद इस वक्त राहुल विश्वकर्मा जी, ऑफ कोर्स। जी हाँ, मैं मौजूद था, राहुल विश्वकर्मा जी मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका और आपकी ये स्मार्ट एनजीओ संस्था का भी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।